गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होती है कि रोगाणुओं के उन्मूलन का मतलब है जड़ से नष्ट करना, शरीर से बाहर निकालना। तो रोगाणु के उन्मूलन हेतु यानी इनको नष्ट करने हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र का अध्ययन प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। दोबारा दोहराता हूं, रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में यानी रोगाणुओं के उन्मूलन यानी कि उनके खत्म करने हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपकी प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे कि शरीर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षात्मक अंग कौन कौन से जो आपके प्रतिरक्षात्मक अंग है जो प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। एक तो है थाइमस, एक लसिका पर्व, अस्थि मज्जा, यकृत। ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षात्मक अंग है जो रोगों से क्या करते हैं, आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं कि 24 आवर्स ये अपना कार्य प्रिपेयर करते हैं, तैयार रहते हैं, रोगों से लड़ते रहते हैं। तो ये शरीर में पाए जाने वाले कुछ 4 प्रकार के प्रतिरक्षात्मक अंग थाइमस है, लसिका पर्व है, अस्थि मज्जा है, यकृत है आदि। ये 4 अंग हैं जो आपके शरीर में प्रतिरक्षात्मक अंग के रूप में कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है। यानी कि सीधी सी बात है कि मानव शरीर द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता या शक्ति को हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यानी आज मैं हूं या आप हो तो आपके शरीर के द्वारा रोगों से लड़ने की क्षमता या शक्ति प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिरोधक क्षमता की परिभाषा देखी कि शरीर की वह क्षमता जिसकी सहायता से वह प्रतिजन यानी इसको हम एंटीजन कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या रोगाणु आदि को पहचान करके क्या कर दे, नष्ट करके शरीर से उनको निष्कासित कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है, उसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो ये WHO के अनुसार है, आम भाषा में प्रतिरोधकता की क्षमता। अब बात करते हैं हम कि प्रतिरक्षा विधियों के प्रकार। प्रतिरक्षा की 2 विधियां होती है, एक तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। सामान्य रूप से मैं इसके बारे में आपको मूल्यांकन करा दूं, पहले इसको परिभाषित कर दूं विस्तार से, आपके पास नोट्स में अवेलेबल है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा यानी यह प्रतिरक्षा व्यक्ति को या बच्चे को या शिशु संतान को जन्म से अपने माता पिता से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, इसलिए इसको जन्मजात स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, या फिर इसको सामान्य प्रतिरक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशिष्ट रूप से सुरक्षा नहीं करती है, बल्कि सभी प्रतिजनों यानी एंटीजनों के विरुद्ध सही तरीके से समान तरीके से सबके लिए कार्य एक साथ करती है, इसलिए इसको स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए सहायक कारक है, जिसे मान लीजिए भौतिक कारक। भौतिक कारक आपके क्या है, जैसे त्वचा, नाक और श्लेष्मा, ये भौतिक कारक में आते हैं। तो त्वचा, नाक और श्लेष्मा आपकी क्या करती है, बाह्य रोगाणु से रक्षा करती है कि नहीं करती, तो भौतिक अवरोध में आएगा स्वाभाविक प्रतिरक्षा में, ये सहायक कारक है। दूसरा है रासायनिक अवरोध। अब रासायनिक अवरोध में आपके ये भी जन्मजात है, जैसे मान लीजिए आपके आमाशय में HCl, तो आमाशय में HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो रासायनिक वाग्यों जो भी रोगाणु जीवाणु आपके शरीर में जाता है उसको पहचान के नष्ट करता है। इसी प्रकार योनि का अम्लीय, योनि जो महिलाओं के अंदर होती है उसमें अम्लीय माध्यम होता है, तो कोई भी रोगाणु या जीवाणु बैक्टीरिया कोई भी जब योनि में प्रवेश करने लगता है तो अम्लीय माध्यम के कारण क्या होता है, नष्ट कर दिया जाता है। लार है, लार के अंदर भी HCl होता है, रोगाणु को नष्ट करता है। आंसू, पसीना आदि, इनमें ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपकी त्वचा को क्या करते हैं, बाह्य रोगाणु बैक्टीरिया आदि चीजों से क्या करते हैं, रक्षात्मक कार्य करते हैं यानी उनको बचाते हैं। तो इसमें तो आपके आते हैं नाक, त्वचा और श्लेष्मा भौतिक में। रासायनिक में आएंगे आपके आमाशय में HCl, योनिक अम्लीय होना, लार, आंसू और पसीना। और कोशिका अवरोध के अंदर आपकी आती है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ये प्राकृतिक मारक कोशिकाएं प्रत्येक शरीर के अंदर पाई जाती है, जो WBC के रूप में होती है, रोगाणुओं को क्या करती है, पहचानती है, पहचान करके उनको नष्ट करने का कार्य करती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए चौथा सहायक कारक होता है जोर और सूजन।
आपको देखा होगा आपने, शरीर के अंदर ज्वर यानी बुखार और सूजन कई बार आ जाता है, तो आपके शरीर के अंदर इसमें मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जैसी कई प्रकार की कोशिकाएं होती है जो ज्वर या बुखार आने पर, तापमान बढ़ने और सूजन आने पर क्या होती है, सक्रिय हो जाती है, जो रोगाणु को क्या करती है, तापमान के साथ ही नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो जन्म से ही शिशु को या संतान को प्राप्त होती है, तो उसके स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए सहायक जो कारक है भौतिक, रासायनिक, कोशिका अवरोध और ज्वर और सूजन जो कि हमने पढ़ लिए हैं, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। अब आती है आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा। अब उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा आपकी होती है दो प्रकार की, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो है वो क्या है, यह उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, यानी उपार्जित का मतलब ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद, भाई स्वाभाविक तो हमें जन्म के साथ प्राप्त हुई थी, उपार्जित का मतलब होता है कि ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म के पश्चात विभिन्न बाह्य वातावरण से शरीर के अंदर प्रविष्ट कराई जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। और उपार्जित प्रतिरक्षा में आपको पता है कि उपार्जित का मतलब जैसे मान लो टिटनेस का इंजेक्शन है या किसी भी बीमारी का आपको टीका लगाया जाता है, तो वो बीमारी से संबंधित उपार्जित प्रतिरक्षा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कराई जाती है। तो उस टीके को लगाने के पश्चात उस बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके अंदर बाहर से दी गई, आपके अंदर नहीं थी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा। दो प्रकार की होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा यानी ऐसी प्रतिरक्षा व्यक्ति के प्रत्यक्ष रोगों के संपर्क में आने पर उसके शरीर में क्या होती है, स्वतः ही विकसित हो जाती है। कुछ महीने कुछ समय लग जाता है शरीर में। इस प्रकार की प्रतिरक्षा एक बार बढ़ जाने से लंबे समय तक वो क्या होती है, उसका रक्षात्मक का कार्य करती है। यानी सीधी सी बात करें तो ऐसी प्रतिरक्षा शरीर जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षों का निर्माण स्वतः ही शरीर कर लेता है। जैसे आपको मान लीजिए कि चिकन पॉक्स यानी चेचक हो गया, छोटी माता आपकी निकल रहा है, तो आपके शरीर के अंदर चिकन पॉक्स से संबंधित जो भी प्रतिजन होंगे वो प्रतिरक्षों का निर्माण करते हैं, अर्थात रोगाणु से लड़ने की क्षमता का निर्माण कर लेते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरक्षों का निर्माण आपके शरीर में उस बीमारी से उत्पन्न हो जाता है जिनके विरुद्ध उस विशिष्ट प्रतिजन के विरुद्ध होती है जिस प्रतिरक्षी का निर्माण। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बार किसी व्यक्ति विशेष को आपके घर में चिकन पॉक्स हो गया यानी चेचक हो गया, तो उसके हो जाने पर रोग के प्रतिरोधी द्वारा स्वतः ही निर्मित कर ली जाती है। तो उस रोग की प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, व्यक्ति द्वारा प्रतिरक्षी स्वतः ही निर्मित कर ली जाती है। अगर आप किसी भी चिकन पॉक्स या चेचक जिसके हो रहा है उसके पास अगर आप चले जाते हैं तो दोबारा आपको रोग नहीं होगा, क्योंकि आपको एक बार हो चुका है और उससे संबंधित प्रतिरक्षा आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो चुकी है, तो आपको फिर दोबारा रोग नहीं होगा। इसलिए किसी भी रोग के प्रति प्रतिरक्षा उस रोग के लंबे समय तक रहने से शरीर द्वारा स्वतः निर्मित कर ली जाती है, इसलिए इसको सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जैसे कि इसमें चेचक या चिकन पॉक्स का उदाहरण हमने दिया है कि एक बार किसी को चेचक हो गया तो लंबे समय तक उसके शरीर के अंदर इसकी प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, यानी दोबारा ये रोग उसको नहीं होगा, चाहे उस व्यक्ति के संपर्क में ही वो क्यों न आ जाए। निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, ऐसी प्रतिरक्षा यह प्रतिरक्षा किसी व्यक्ति में उत्पन्न प्रतिरक्षा को ग्रहण करके रोगी व्यक्ति के शरीर के अंदर क्या कराई जाती है, प्रविष्ट कराई जाती है इंजेक्शन के माध्यम से। तो लेकिन इसका प्रभाव अति तीव्रता से होता है, अर्थात इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी क्या करवाया जाता है, एक टीके के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। इस प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं किया जाता, अर्थात इन्हें बाह्य रूप से ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण कराया जाता है या ग्रहण किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में डिप्थीरिया, टेटनस का टीका क्यों लगाया जाता है, कोई सी बीमारी का टीका क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर प्रतिरक्षा बाहर से टीके के माध्यम से आपके शरीर में प्रतिरक्षा को भेजा गया है, स्वतः उत्पन्न हुई। स्वतः तो ये होती है सक्रिय प्रतिरक्षा, और ये क्या होती है, निष्क्रिय होती है, जो इंजेक्शन के माध्यम से टीके के रूप में दी जाती है। कुछ समय 7-6 महीने तक इसका असर रहता है, उसके बाद इसकी
यानी ये वापस निष्क्रिय हो जाता है। अगर वो रोग बार बार व्यक्ति को होता है तो फिर उसको वापस वो टीका 6 महीने 12 महीने बाद फिर लगवाया जाता है। इसलिए इसको निष्क्रिय कहा गया है, क्योंकि कुछ समय के लिए रहती है। जहां तक वो टीके का असर होगा वहां तक इसका असर रहेगा, इसको इसलिए निष्क्रिय कहा गया है। उसके बाद फिर आपको पुनः ये लगानी पड़ती है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रतिरक्षा या रक्त समूह के अंदर ये बात की है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम अगले टॉपिक में कल बात करेंगे प्रतिजन के बारे में। थैंक यू सो मच।